हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू में पढ़ते हैं और वे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी एमए में वो पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो राजनीतिक सिद्धांत को या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं, जो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में MPS 004 का सब्जेक्ट है। बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियां। तो भाई आप सभी के लिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्ति दोनों यानी MPS 001 और 004 दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में सबसे पहला जो आपका सिद्धांत है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या है और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की क्या आलोचना है। इससे पहले हम सभी ने आप सभी के लिए राज्य की जो अवधारणा का क्या अर्थ है इसके बारे में आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बना दी। इसके अलावा आप लोगों से हम ये भी बात कर चुके हैं कि भाई राज्य की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो मैकियावेली के जो स्टेटो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने सबसे पहले लेख में किया था, इसके बारे में भी हम डिटेल वाइज बात कर चुके हैं। और अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है। वैसे तो आप लोगों की जो बुक हैगी, इसमें जब आप अपने इस बुक को ओपन करेंगे आप खोलेंगे तो इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इससे भी अच्छा मेरे पास एक PDF है जिसे मैं इसकी वे से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आप सभी के लिए अंडरलाइन करके इस वीडियो को कंबाइन करके आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें देखो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो है वैसे तो 7 सिद्धांत है, बट हमें पढ़ने मेनली हमें 3 सिद्धांत है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक मार्क्सवादी सिद्धांत, दूसरा आप लोगों का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत और तीसरा आपका ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की नई वीडियो कंप्लीट वीडियो रहेगी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के ऊपर। कंप्लीट आंसर आप लोगों को इसमें मिलेगा। फिर जो अगली वीडियो रहेगी उसके अंदर हम आप लोगों के लिए और भी जो सिद्धांत हैं आपके, इन सभी सिद्धांतों के बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो इसे लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, और आप लोगों के लिए कोई भी सुझाव हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप्स पे दे सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए आ चुका है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं पहली बात बता दूं कि 3 विद्वानों के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला हॉब्स, दूसरा आपका लॉक और तीसरा आपका रूसो। इन तीनों के द्वारा जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत यानी जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते से हुई है। समाज में लोगों ने कुछ समझौते किए और उसके बाद में राज्य नामक जो संस्था है उसका उदय हुआ। तीनों ने अपने अपने ढंग से सामाजिक समझौते के बारे में आप लोगों को बताया है। नीचे हम डीप से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा हमने पहले ही बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूँ तो मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा नोट्स बना के आप लोगों को सामने रख सकता था, बट ये PDF जो है इतना ईजी है आप लोगों के लिए कि आप लोग यहीं से डायरेक्टली समझ जाएंगे। तो भाई सामाजिक समझौता का सिद्धांत आखिर है क्या? तो ये क्या है? एक राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या मानते हैं कि भाई राज्य जो है वो ईश्वर की संस्था नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित संस्था है। यानी जो इससे पहले आप लोग देखेंगे, अभी मैंने आप लोगों को जो PDF दिखाया था बुक में, उसमें सबसे पहला दैविक शक्ति का सिद्धांत था। तो दैविक शक्ति के सिद्धांत के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो राज्य है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त संस्था है, परंतु ऐसा नहीं है। हम सामाजिक समझौते की जब हम बात करते हैं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई जो ये राज्य नामक संस्था है ये किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि मानव निर्मित संस्था है। इस समझौते के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ, यानी समाज में लोगों ने आपस में समझौते किए। एक को उन्होंने शासक वर्ग माना और दूसरे को प्रजा माना। इसके बारे में हम बात करेंगे। व्यक्तियों ने परस्पर समझौते किए और इस समझौते से जो पहले की जो अवस्था थी उसे प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, समझौते से पूर्व की जो अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था है, और समझौता जब हो गया तो उसके बाद में राजनीतिक समाज या राज्य की उत्पन्न की अवस्था है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, जब व्यक्तियों ने क्या किया, प्राकृतिक अवस्था को त्याग दिया
और समाज में कुछ समझौते किए। इसके बाद में राजनीतिक समाज उत्पन्न हुआ और इसके चलते आगे चल के राज्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर आपके लिकॉक जो हैं उनके अनुसार राज्य है क्या, तो राज्य व्यक्तियों के स्वार्थों द्वारा चलित एक ऐसी आदान प्रदान परिणाम का ही रूप है। यानी जो राज्य है वो व्यक्ति के स्वार्थों के चलते, जो लॉक है वो डायरेक्टली आप लोगों के लिए कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होता है, और स्वार्थ होने के कारण क्या है, वो हमेशा शक्ति को हासिल करना चाहता है, और शक्ति को हासिल करने के चक्कर में क्या करता है, वो दूसरों के ऊपर अपना कब्जा करता है। और इसीलिए व्यक्ति के ऐसे स्वार्थों के कारण समाज में हिंसाएं होती है, संघर्ष होती है, और इसी संघर्ष को रोकने के लिए लोगों ने क्या किया, आपस में कुछ समझौते किए और इसके बाद में राज्य नामक संस्था बनाई। अब ये राज्य नामक संस्था क्या करेगी, लोगों के बीच में समझौते करवाती है, लोगों के बीच में मतभेद है तो मतभेद दूर कराती है, लोगों के बीच में जन कल्याण के कार्य करने हैं तो लोगों के बीच में जन कल्याण कार्य करती है, लोगों के बीच में सुरक्षा प्रदान करनी है तो लोगों के बीच में सुरक्षा प्रदान करती है, लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात करती है। जो ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करें तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है। जैसे महाभारत अगर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको शांति पर्व नाम का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति है, यानी सरकार जो राजा बना है वो लोगों के समझौते के कारण ही बना है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही वर्णन मिलता है। और इसमें अगर इसके अलावा हम छोड़ दें यहाँ पर तो मनु वगैरह के बारे में आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई मनु जो है वो क्या करता है, लोगों के बीच में समझौते करवाता है और इसके बाद में एक सामाजिक न्याय व्यवस्था बनी रहे। इसी वजह से आगे लोग आपस में सामाजिक समझौते करते हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए यूनान में सोफिस्ट वर्ग ने सर्वप्रथम इस विचार का प्रतिपादन किया। आपको ध्यान रखना है, सोफिस्ट वर्ग ने जो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए ब्लैक और हाईलाइट हो रखे हैं, तो आप लोगों को ये डायरेक्टली हाईलाइट करके लिखना है जब भी चीज़ें लिखनी है। तो भाई यूनान में सोफिस्ट वर्ग ने सबसे पहले क्या किया, राज्य का जो उत्पत्ति, राज्य की जो उत्पत्ति है उसको सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया। इसमें कुछ विचारधारा है जिसका नाम आपको याद रखना है, इपिक्यूरियन विचारधारा वाले जो वर्ग के लोग थे। इसके अलावा जो रोमन विचारधारा वाले थे वो भी, उनका कहना है कि समाज में जो राजा या जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो लोगों के समझौते के कारण ही हुई है। इसके बाद में मध्य युग में आपका थॉमस एक्विनास, ये एक मशहूर विचारक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकंड ईयर में आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। इन्होंने भी क्या किया, सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। इसके अलावा रिचर्ड ह्यूकर, इन्होंने भी क्या किया है, सामाजिक समझौते के बारे में इन्होंने समर्थन किया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब डीप से हम इनके बारे में तो बात करेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो जो है, इन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हॉब्स के बारे में आ गई। तो हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हॉब्स एक इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने उस समय राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध होता था, गृह युद्ध चल रहा था राजतंत्र और प्रजातंत्र के, यानी राजतंत्र में भी हम देखेंगे उनके समय में इन्होंने राजतंत्र भी देखा और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गृह युद्ध चल रहा था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो राजतंत्र को सपोर्टिव मानते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो प्रजातंत्र को सपोर्टिव मानते थे, अच्छा मानते थे, तो उनके बीच में युद्ध चल रहे थे। और हॉब्स का क्या था, हॉब्स का ये विश्वास था कि देश में शांति व्यवस्था अगर आपको लानी है तो उसके लिए आपको क्या है, राजतंत्र ही लाना होगा। और राजतंत्र भी कैसा होना चाहिए, तानाशाही राजतंत्र। इनके अनुसार कैसा, निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र के लिए इसीलिए इन्होंने समर्थन किया। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था लेवियाथन। इनमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपनी इस बुक के अंदर बताया। बुक कब प्रकाशित हुई थी आप लोगों को याद रखना है, 1651 में बुक प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने क्या किया है, इस समझौते राज्य को एक सामाजिक समझौते के रूप में उत्पन्न देखा है। और उन्होंने कहा है कि भैया राज्य कैसा होना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, निरंकुश होनी चाहिए। अब आप बोलोगे निरंकुश क्यों, क्योंकि लोकतंत्र की बहुत सारी कमियां होती है। आप लोकतंत्र भी जरूर पढ़ेंगे इन बुक्स के अंदर कि भाई लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा कमियां होती है। समाज में हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ग होते हैं जो गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, और उनकी असंख्यक बहुसंख्यक के कारण ही
क्या है, समाज में कई बार गलत उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है और जिसकी वजह से हमारी शासन व्यवस्था बहुत खराब चल जाती है। तो इन्होंने हॉब्स ने क्या कहा है, इन्होंने देखो बहुत सारी बातें बताई। हम लोकतंत्र के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे इन्होंने सामाजिक समझौते के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है सबसे पहली बात मानव स्वभाव, जो ह्यूमन का जो नेचर है हॉब्स के अनुसार मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी नहीं है। सामाजिक प्राणी का मतलब नहीं है का मतलब ये आप देखते हो ज़्यादातर जो विचारक है वो कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सब जो उदारवादी लोग होते हैं वो कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब जो उदार सोच रखते हैं, परंतु ये उदार सोच नहीं रखते। आपने देखा कि इन्होंने तानाशाह यानी निरंकुश राजतंत्र को इन्होंने क्या कहा, तानाशाह का मतलब वो डिक्टेटरशिप नहीं, यानी जो राजा जो है जिसपे अंकुश नहीं है, आपको ये समझना है। तो उन्होंने उनका समर्थन किया। इन्होंने कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं होता, वह स्वार्थी है, मनुष्य हमेशा स्वार्थी रहता है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचता है, वो हमेशा अपने आप को ताकतवर बनाने की सोचता है और वो सिर्फ शक्ति से ही प्रेम करता है और हमेशा एक ही कोशिश करता है कि वह कैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन सके, दुनिया में कैसे सबसे ज़्यादा अमीर बन सके, कैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत उसके पास हो, वो हमेशा इस बारे में सोचता है। ये ह्यूमन का स्वभाव है, हम ह्यूमन हमेशा ही ऐसा सोचता है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि एक प्राकृतिक दशा थी, इस प्राकृतिक दशा में इन्होंने बताया कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हमेशा लड़ता रहता था, मनुष्य एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण था, एक दूसरे से दुश्मनी की निगाह से एक दूसरे को देखते थे और उस समय मनुष्य न्याय अन्याय अनुचित अच्छा बुरा उस बात का मनुष्य को कुछ पता नहीं था और प्राकृतिक अवस्था में शक्ति ही सत्य थी, यानी प्राकृतिक अवस्था में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था उसी का ही राज होता था। हॉब्स के शब्दों में कि भाई ऐसा कोई ना तो कोई व्यवसाय नहीं था, ना कोई उस समय कोई संस्कृति थी, ना कोई उस समय विद्या थी, ना ही कोई भवन थे, ना ही कोई किला था, ना ही कोई समाज था। उस समय बस एक ही चीज़ थी कि जिसके पास ताकत है वो क्या था, एक अपने समाज में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता था। तो इन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के बीच में संघर्ष होते थे, इन संघर्ष को रोकने के लिए ही हमें क्या करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को सारी शक्ति प्रदान करनी होगी जो लोगों के बीच में संतुलन बनाए सके और लोग उनकी बात भी मानेंगे तो क्या होगा, इससे समाज में हर एक तबके का विकास होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा क्या समझौते का क्या कारण है, और यहाँ पर समझौता भी देखेंगे। समझौतों का कारण इन्होंने बताया कि भाई प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, मनुष्य सुरक्षित नहीं था और इसीलिए उनकी सुरक्षा के अभाव के कारण उन्हें एक वास्तविक रूप से उन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें एक स्थायी सुरक्षा देनी थी और इसीलिए लोगों ने आपस में समझौते किए और कुछ ऐसे खास वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता दे दी और उन्हें ही कहा कि आप शासन संभालिए, लोगों की स्वतंत्रता समानता संपत्ति जो भी चीज़ है उनकी आप रक्षा कीजिए। इस तरीके से राज्य की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यहाँ पर हम और भी बात करेंगे सामाजिक समझौता। अब भाई समझौता किस प्रकार का हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई, तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के अंत करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौते किए। हॉब्स के शब्दों में हॉब्स कैसे लिखते हैं अपनी बुक्स में ये भी बताया गया है, ये लिखते हैं कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं जिससे कि वह हम पर शासन कर सके। यानी समझौता जो है वो दो लोगों के बीच में हो रहा है कि एक आम व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का और अपनी शक्तियों का समर्पण कर रहा है जिससे वो हम पे शासन कर सके, किंतु इसी शर्त पर आप अपने अधिकार और सभी लोग अपने अधिकार और शक्ति जो है उसका समर्पण करें ताकि हमारे समाज में न्याय स्थापित हो सके। अब क्या है, नवीन राज्य, अब सब लोगों ने समझौते कर लिए, इसके बाद में नए राज्य जो बने आप लोगों के लिए। हॉब्स के अनुसार निरंकुश राजतंत्र जो था वो राज्य में शासन स्थापित हुई और शासक और प्रजा के प्रति, शासक का प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था, प्रजा शासक के प्रति विद्रोह या फिर अधिकार, जो विद्रोह करने का प्रजा जो थी उसको कोई भी अधिकार नहीं था। आसान शब्दों में कहूँ तो प्रजा को अपने शासक के प्रति विद्रोह करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो भाई इस तरीके से नए नए राज्य उत्पन्न हुए। आगे चल के जो नए नए राज्य थे वो बने, जब राज्य बहुत ज़्यादा तानाशाह हो गए तो जनता ने फिर विद्रोह किए और इसके बाद में आपने देखा कि लोगों को और भी अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। दूसरे आपके जॉन लॉक है, वो कहाँ के, वो इंग्लैंड के ही निवासी थे। उस समय इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, यानी वहाँ पर गौरवपूर्ण क्रांति का मतलब है वहाँ पर क्रांति करके लोगों ने अपने अधिकार जो है थोड़े बहुत प्राप्त कर लिए थे। और लॉक ने अपने जो ये सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है 1990 में उनकी पुस्तक थी जिनका बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट,
टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इस पे समझौता किया, इसका प्रतिपादन किया, और इसके बाद में इन्होंने भी राजतंत्र का ही समर्थन किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, राजतंत्र को थोड़ा सा सीमित रखा है। हमने देखा हॉब्स ने जो राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र रखा, उस पर किसी भी प्रजा का अंकुश नहीं था। परंतु जो अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक इनसे थोड़े से एक कदम आगे थे। इन्होंने कहा था कि भाई होना राजतंत्री शासन का स्वरूप चाहिए, बट उस राजतंत्र पे कुछ ना कुछ कंट्रोल यानी नियंत्रण अवश्य ही होना चाहिए। ये इनका कहना था, आपको ये भी याद रखना है। तो मानव स्वभाव के बारे में देखो क्या कहता है, ये कहते हैं कि मनुष्य, देखो हॉब्स जो है वो कहते हैं वो मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी नहीं है, लेकिन ये कहता है कि ये नहीं, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, उसके मन में प्रेम है, उसके मन में दया है, सहानुभूति है, ये सब मौजूद है। और इस वजह से मनुष्य क्या करता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा था, है ना, और तुम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा वह तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं। इन्होंने कहा एक ऐसा नियम चलता था उस समय जो लोग जिससे जैसा व्यवहार करते थे वो लोग भी उससे वैसा ही व्यवहार करते थे। सभी मनुष्य अपने जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार सबको प्राप्त थे प्राकृतिक अवस्था में। अब आप बोलोगे जब सब कुछ बढ़िया था तो समझौते का क्या कारण था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी, उस प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ कमियां थी। इन्होंने कहा था कि भाई उस समय जो नियम थे कुछ स्पष्ट रूप से नहीं थे, नियमों की व्याख्या कैसे की जाए ये स्पष्ट नहीं थी, कोई सभाएं नहीं थी। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए प्राकृतिक अवस्था में ही क्या किए गए कि कुछ समझौते किए गए। इन समझौते में क्या है, दो तरीके के समझौते किए गए। सबसे पहला एक समाज की स्थापना की गई, क्योंकि उस समय कोई समाज नहीं था। दूसरी बात, शासक जो भी समाज का निर्माण कर हुआ उसमें दो तरह के लोग बने, एक शासक वर्ग एक निम्न वर्ग। शासक वर्ग का क्या काम था कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, और साथ ही साथ उन्हें बाहरी सुरक्षा से, बाहरी आक्रमण से भी वो क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। ये इसके अंदर हम देखते हैं कि अधिकार उन्हें दिए गए थे इस तरीके के। तो भाई नवीन राज्य का स्वरूप इनके हिसाब से ये होगा, लेकिन इन्होंने नवीन राज्य में बात कही थी राजतंत्र का ही स्वरूप होगा, परंतु हॉब्स ने क्या कहा था, शासन का स्वरूप निरंकुश होगा। पर इन्होंने तो क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि शासक का स्वरूप निरंकुश नहीं होगा, वहां पर राजतंत्र तो होगा परंतु उसमें प्रजा की इच्छाएं होंगी। अगर जो राजा है वो प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा तो क्या किया जाएगा, राजा को हटा दिया जाएगा, राजा को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और उसकी जगह पर कोई दूसरा राजा नियुक्त किया जाएगा। ज़्यादातर वास्तविक जो शक्ति है वो किस में होगी, जनता में ही निहित होगी, ये चीज़ है। इसके बाद में अगला है आपका रूसो, यानी जीन जैक्स रूसो, जिसे जीन जियांग रूसो भी कई बुक्स में लिखा जाता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया है। रूसो ने बताया कि भाई मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है और उसमें दया भी है, परोपकार की भावना भी है। यानी हॉब्स की तरह वो सीमित सोच के नहीं थे, वो स्वार्थी नहीं थे। मनुष्य उनके हिसाब से स्वार्थी नहीं है। रूसो कहते हैं कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और उसमें कुछ समाज में सामाजिक बुराइयां होती है जिसकी वजह से वो इंसान बुरा बन जाता है। अब आप कहोगे समाज में सामाजिक बुराइयां क्या होती है, तो ये आपको प्राकृतिक अवस्था में क्लियर होगी। प्राकृतिक अवस्था में बताते हैं, रूसो बोलते हैं कि भाई प्राकृतिक अवस्था लोगों के लिए क्या थी, एक वहाँ पर मत्स्य नियम चलता था, बर्बर थे वहाँ पर। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे थे, बर्बर थे। यानी मनुष्य अच्छाई बुराई तो थी मनुष्य के अंदर, परंतु उन्हें इनका अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं था, और ज्ञान ना होने के कारण क्या है, मनुष्य हमेशा अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता था। मनुष्य सोचता था ये चीज़ ज़रूरी है तो सबसे ज़्यादा नियंत्रण मेरा ही होना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत हॉब्स की तरह ही, थोड़ा बहुत हॉब्स की तरह ही कि मनुष्य क्या करता है, शक्ति से ही प्रेम करता है, आप ये कह सकते हो। तो भाई वह अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता था और अपने विवेक का इस तरीके से इस्तेमाल करता था, इस तरीके से ही कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन सुखमय बना सके, सिर्फ इस चीज़ पे वो ध्यान देता था। इस वजह से लोगों ने परेशान हो गए एक दूसरे से ही कि भाई, इसीलिए उन्होंने आपस में समझौते किए। क्यों समझौते किए कि जो मनुष्य ताकतवर होता था वो शक्ति प्रारंभ करना चाहता था। जैसे मनुष्य ने उत्पादन करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, तो उस समय देखा कि इस कृषि से तो बहुत लाभ है। तो भाई मनुष्य ने क्या किया कि भाई जो ताकतवर लोग थे
प्राकृतिक अवस्था में उन्होंने क्या किया कि जो भोले भाले लोग थे उन पे अपना कंट्रोल कर लिया ताकतवर लोगों ने, और उनसे ज़बरदस्ती खेती करवानी शुरू कर दी। और इस तरीके से दो तरह के वर्ग आ गए, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग जो यानी जो ताकतवर वर्ग था उसने लोगों से खेती बाड़ी करवाना शुरू कर दी, उन्हें अपनी बातें मनवानी शुरू कर दी, और साथ साथ इसी तरीके से राज्य का उत्पन्न हुआ। ये समझौता इस तरीके से चला, इस तरीके से ही ये उत्पन्न हुआ। ये नवीन राज्य इसी तरीके से आप लोगों के लिए उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है, ये नवीन राज्य किस तरीके से उत्पन्न हुए, किस तरीके से नहीं हुए। ये आंसर आपका बहुत लंबा बन जाएगा, आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इतना ही लिखना। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोग चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आपको शीट लिमिटेड ही मिलेगी। टाइम आप लोगों के सेकंड ईयर में 2 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो ये टाइम है 3 घंटे ही रहेगा फर्स्ट ईयर में पेपर लिखने का।